जय हिंद एवरीवन। और आज बहुत टाइम बाद एक और वीडियो आप सभी के सामने आ गया। वीडियो क्या, पूरी की पूरी सीरीज सामने आ गई है। मॉडर्न हिस्ट्री का पूरी की पूरी एक नई सीरीज, एक नया पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने का तरीका, एनडीए में इस बार सिलेक्शन लेने का तरीका और सीधे डायरेक्ट एंट्री का तरीका। तो इस बार हम मॉडर्न हिस्ट्री की एक पूरी सीरीज लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम मॉडर्न हिस्ट्री को ओवरऑल कंप्लीट करेंगे। एक हमारी पॉलिटी की सीरीज चल रही है, जो कि टेंशन मतलब ये सारी सीरीज जो है लाइन बाय लाइन चल रही है। जिन लोगों को नहीं पता है वो जाओ हमारी प्लेलिस्ट में चेक करो, इंडियन पॉलिटी की कुछ वीडियोस पड़ी हुई हैं और अभी कुछ वीडियोस आने वाली है। ओवरऑल इस बार हम टारगेटेड है, हमारा पूरा एनडीए का पेपर क्रैक करना है। जी हाँ, खूंगा अकेडमी का इस बार टारगेट है कि हम इस बार हर एक बच्चे का एनडीए का पेपर क्रैक कराएंगे। ठीक है, डायरेक्ट वीडियोस होंगे जो सीधे लिंक करेंगे पीवाईक्यूज से। देखो पीवाईक्यूज करना क्या जरूरी है, क्यों जरूरी नहीं है, वो सब चीजें बताऊंगा अभी इस वीडियो में। ठीक है, तो भी जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, अभी ओवरऑल हम पढ़ेंगे क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है, कितना पढ़ने वाले हैं कितना नहीं पढ़ने वाले, कितने टाइम में सिलेबस हो जाएगा। क्योंकि पेपर आ रहा है तो ये चीजें तो जरूरी है भाई, है ना। पढ़ना तो पड़ेगा, कंटिन्यूसली पढ़ना पड़ेगा और अच्छा खासा पढ़ना पड़ेगा। पढ़ोगे तभी काम बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, शांति से बैठ जाओ, क्योंकि आज की वीडियो एक इंट्रोडक्शन क्लास है, जिसके बारे में मैं पूरी तरीके से बताऊंगा कि हिस्ट्री में कितने क्वेश्चंस आते हैं एनडीए के अंदर, कितना पूछा जा सकता है, क्या कोई और एग्जाम्स के क्वेश्चंस भी एनडीए में आ सकते हैं, क्या नहीं है। ओवर एक डिटेल फॉर्मेट में पूरा का पूरा ओपन इंफॉर्मेशन होगी, जो आज हम अच्छी तरीके से आपको बताने जा रहे हैं। बस कॉपी उठाओ और लिखना स्टार्ट करो, नोट्स बनाओ। अच्छा बोलोगे सर नोट्स की पीडीएफ चाहिए या नोट्स चाहिए? मेरे भाई सबसे बेहतरीन नोट्स होते हैं क्लास नोट्स, यानी कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो एट ए टाइम तुम लिख रहे हो, वो नोट्स से बेस्ट नोट्स कोई है ही नहीं। उन नोट्स को लिखते जाओ, अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लो। कुछ चीजें टॉपिक छूट जाते हैं, उनको थोड़ा बाद में जाके एक बार एनालिसिस करो, क्योंकि जो क्लास में तुम पढ़ रहे हो ना एट ए टाइम, जो नॉलेज तुम्हारे पास है उससे बेस्ट नॉलेज नहीं है। पीडीएफ तो मैं अपने हिसाब से बना दूंगा, हो सकता है वो पीडीएफ मुझे समझ आए, हो सकता है तुम में से आधे बच्चे ऐसे हो जिसे पीडीएफ पढ़ के इंटरेस्ट ही ना आए। तो ओवरऑल हम सारी चीजों को देखेंगे प्रॉपर तरीके से, क्या नहीं है क्या नहीं है, अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं। और इस सीरीज में बने रहना है मेरे साथ। ठीक है, ये सीरीज के एंड तक चलेंगे और इस बार एनडीए का टारगेट हमने कर रखा है और एनडीए करेंगे। ठीक है, तो अभी हम प्रॉपर तरीके से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, चलिए लेट्स हैव अ वीडियो, लेट्स हैव अ क्लास ऑफ एनडीए। ठीक है, कम ऑन। ठीक, देखो सबसे पहले जो जरूरी है, सबसे पहले जो जरूरी है, जो इंपोर्टेंट है, वो है कि भैया हिस्ट्री का पोर्शन कितना जरूरी है, हिस्ट्री में क्वेश्चंस कितने आते हैं। तो मैं एक मीडियम सा आंकड़ा लेके चल रहा हूं कि भाई अगर 14 से 16 क्वेश्चन या कभी कभी 17 क्वेश्चन अगर एनडीए में पूछे गए, किसके अंदर, हिस्ट्री के अंदर, तो जो मॉडर्न हिस्ट्री मैंने लिख रखी है इसके अंदर कितने क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, हिस्ट्री को डिवाइड कितनी तरीके से कर सकता हूं। एक होता है एंशिएंट हिस्ट्री। अब एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर भी कुछ अलग पोर्शंस हैं, एक प्री, प्रोटो, अलग अलग पार्ट्स हैं। हमें सिर्फ एनडीए के एग्जाम से पढ़ना है और हमें इतना पढ़ना है जितना पेपर में आएगा। याद रखना, यूपीएससी पेपर बनाना है, अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन बोलते हैं इसे। इसके अंदर अगर सारा सिलेबस पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे, क्योंकि बड़े बड़े लोग आए जो बहुत इंटेलिजेंट हैं, किताबी कीड़े हैं, वो पेपर पास नहीं कर पाए। यहां एनालिसिस करना होगा तभी पेपर क्रैक होगा, वरना पेपर क्रैक नहीं होगा। उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, पेपर्स को परखा जाना, पता होना चाहिए कि हाँ हमें कितना करना है कितना नहीं करना है। तो बेसिकली इसको मैं डिवाइड करूंगा एंशिएंट हिस्ट्री में। ठीक है, एक हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का पोर्शन है, मिडाइवल का है। दूसरा हमारा ये जो हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न है, और तीसरा सॉरी और चौथा हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री का। अब ये 4 पोर्शन, और याद रखना एनडीए के अंदर सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो नो डाउट या तो हिस्ट्री से पूछे जाएंगे या ज्योग्राफी से पूछे जाएंगे। फिर दोबारा बोल रहा हूं, नथिंग इज कंफर्म। यूपीएससी अपना पैटर्न कभी भी चेंज कर सकता है। लास्ट ईयर है ना,
सीडीएस के अंदर पूरा पैटर्न चेंज हो गया इंग्लिश का। यूपीएससी है भाई, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि यूपीएससी ना कभी भी एक तो प्रॉपर तरीके से ना अपना सिलेबस ना कभी क्लेरिफाई नहीं करता भाई, हाँ इतना पोर्शन आने वाला है, स्पेशली जीएस के अंदर। ठीक है, तो मैं वही बता रहा हूं, हिस्ट्री और जीओ से क्वेश्चन अच्छे खासे आएंगे, लगभग लगभग पूरे ये जो पोर्शन है जीएस वाला, इसके अंदर जो जीके वाला पोर्शन हम पढ़ते हैं 50 क्वेश्चन है। इनके बाद अगर कोई वेटेज रखेगा तो वो करंट अफेयर रखेगा, फिर पॉलिटी है, फिर इकोनॉमिक्स है, इस तरीके से क्वेश्चन चलेंगे। अगर हम 15-15 क्वेश्चंस भी मानते हैं तो 30 क्वेश्चंस लगभग लगभग लगभग, करंट अफेयर्स के 10 से 12 क्वेश्चंस, और बच्चों के 7 से 8 इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस या पॉलिटी के क्वेश्चंस होते हैं। उसमें भाई 4-5 उसके पॉलिटी का डाल दिया, 8 डाल दिए, 8 पॉलिटी का डाल दिया तो 8 क्वेश्चन उसके हो गए। कुछ इस तरीके से पोर्शन चलेगा जो हम कवर अप करने वाले हैं। ओवरऑल पोर्शन अच्छा रहेगा। पॉलिटी में क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाएंगे, हिस्ट्री में डीपली पूछे जाएंगे, नॉलेज पता होनी चाहिए कि भाई हाँ अच्छा ये इस टाइम से, बहुत ही स्पेसिफाइड चीजें चुननी है। अब जैसा कि मैं बता रहा हूं और जैसा कि मैं समझाना चाहता हूं कि बेसिकली अगर बेसिक बेसिक सी भी बात करें, है ना, अगर बेसिक बेसिक सी भी बात करें कि किसके अंदर कितना फंसेगा, देखो मुझे किसी और का तो पता नहीं, मगर मुझे इसका पता है कि हाँ भाई अगर मैं पेपर देने जा रहा हूं तो इसके अंदर से लिमिटेड क्वेश्चन है, यानी कि 50% से 60% अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो मॉडर्न इंडिया से पूछे जाएंगे, और ये वाली बात कंफर्म। ठीक, यानी कि अगर 16 क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं तो लगभग लगभग 8 से 10 क्वेश्चन, और हो सकता है 12 क्वेश्चन, हो सकता है 12 क्वेश्चन, जो कि हुआ है ऐसा, ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्टली किससे पूछे जाए, मॉडर्न हिस्ट्री वाले पोर्शन से। अगर मैं बात करूं एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री की, भैया समुद्र है, कितना भी कूद जाओ पता नहीं चलेगा। ठीक है, यहां तो हमें पता है कि हाँ भाई मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर स्पेसिफिक टॉपिक बताओ, वहां से क्वेश्चन पूछे जाने हैं कि जी गांधीयन एरा है तो गांधीयन एरा जैसे ऐसे टॉपिक हैं, फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट हो गया हमारा, इसके अंदर कुछ ऐसे टॉपिक हैं, है ना, जिनसे स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछे जाने हैं। गवर्नर जनरल से क्वेश्चन आना ही आना है, तो ऐसी चीजें हैं, ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पर आएगा, जहां पर ये क्वेश्चंस आएंगे, जहां क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जहां पूरी तरीके से ओवरऑल चीजें बताई जाएंगी। अब एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर मुझे पता है कि भैया मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हो गए हमारे, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गए, स्टोन एज हो गई, ठीक है, स्टोन एज हो गई, वेदास बहुत इंपोर्टेंट है। देखो वेदास हो गए, वेदास के बाद हमारे, वेदास के बाद क्या आएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं मैं तुम्हें एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर, वेदास हो गए, और क्या क्या हो गया साथ साथ में, बुद्धा वाला टाइम हो गया, है ना, जैनिज्म हो गया, बुद्धिज्म हो गया। ये जो टॉपिक्स हैं यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की जिम्मेदारी है। वेदा, जैन और बुद्धिज्म, इन 3 में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ये गारंटी की बात है। क्यों? क्योंकि अभी रिसेंटली तुमने जहां तक देखा हो, कहीं ना कहीं देखो यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछेगा ना वो पूछता है करंट सिचुएशन पे, और रिसेंटली तुमने देखा होगा धर्म, जाति, इन सब चीजों को लेकर ओवरऑल काफी चीजें मार्केट में चल रही हैं। तो यूपीएससी देख लेगा क्या आप सच में सिर्फ किताबी कीड़े हैं या साइड की भी नॉलेज रख रहे हो, या कोई पता भी है, तो पूछ लेगा भैया कौन से वेदा में क्या आ रहा है, पूछ लेगा किसी उपनिषद के बारे में कि सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से उठाया गया, अच्छा सर, अच्छा वो उपनिषद था, अच्छा मुंडका से उठाया गया, भैया हाँ यहां से क्वेश्चन आ गया, है ना। वसुदेव कुटुंबकम G20 के ऊपर क्वेश्चन आया, इस बार G20 के ऊपर एक क्वेश्चन आया कि G20 की जो थीम है वसुदेव कुटुंबकम, वो कहां से ली गई है, तो महाउपनिषद से ली गई है। अब यहां पर तो वेदा उपनिषद वगैरह की नॉलेज होनी चाहिए, साथ साथ में G20 की जो बंदा नॉलेज रख रहा है वो देगा। यूपीएससी ये नहीं पूछेगा कि G20 की थीम क्या है, यूपीएससी ये पूछेगा अच्छा G20 की ये थीम है, अच्छा तो ये थीम ली कहां से गई है या आई क्यों है, थोड़ा एडवांस करके पूछेगा, और यही यूपीएससी का पैटर्न होता है। इसी तरीके से हमको जाना है, तो हमें पहले तो पेपर को समझने से पहले यूपीएससी के पैटर्न को समझना होगा कि बेसिकली उसका पैटर्न है क्या, यूपीएससी हमसे चाहता क्या है। ठीक है, एनडीए में अगर मैं आऊं, आके क्लास स्टार्ट कर दूं, ख्याली पुलाव बनाना स्टार्ट कर दूं और बोल दूं कि हाँ पेपर निकल जाएगा, तो भैया मार्केट में पढ़ाने वाले एक से एक धुरंधर टीचर हैं, है ना, एक से एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, एक से एक चीजें हैं, नो डाउट कि हमारा प्लेटफॉर्म भी बेस्ट है, बट मार्केट में कॉम्पिट करने वाले हजारों लोग हैं, पर सिलेक्शन कुछ ही लोग देते हैं, या जिसने खुद ने पेपर क्वालिफाई किया हो आप उससे पूछो। ठीक है, अगर ना पता हो तो कभी मेरे बारे में पता करना, कुछ वीडियोस में बोला हुआ है मैंने, जिसने ना पता हो पता करना, क्योंकि मैं उस फेज से निकला हूं, मैंने पेपर दिया, मैंने क्वालिफाई किया, तो मुझे पता है कि हाँ भाई कैसे होगा, है ना। अब वो पेपर चाहे एनडीए का हो या सीडीएस का हो, पैटर्न लगभग लगभग सेम होता है ना।
तो बेसिकली वो चीजें पता होती हैं, उसी बेसिस पर करना है, क्योंकि पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इसके चक्कर में है ना, सिलेबस के चक्कर में या कंप्लीट करने के चक्कर में, तो अटेम्प्ट्स लगेंगे, अटेम्प्ट्स, और शायद आपकी उम्र निकल चुकी होगी। तो जिनके पास आखिरी अटेम्प्ट है, जिनके पास कुछ मौके हैं, तो उनके लिए सुनहरा मौका है कि वो पहले पैटर्न को समझे, 1 या 2 दिन का टाइम दे, 3 दिन का टाइम दे, 4 दिन का टाइम दे, मॉक लगाए, अपना लेवल समझे, तब उस चीज को कंटिन्यू कर सकता है। पढ़ाने वाले 1000 मिलेंगे, बताने वाले 1000 मिलेंगे, पर ये कोई बताने वाला नहीं मिलेगा कि पढ़ना कैसे है। ये तो सब बोल देते हैं, अच्छा तुझे इतना पढ़ना है, तुझे ये करना है, तुझे वो करना है, पर पढ़ना कैसे है मैं आज आपको बता रहा हूं। उसका बेस्ट तरीका ये है, पहले जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम का पैटर्न समझो। उस एग्जाम का पैटर्न अगर आपको समझ आ गया, उसकी चीज अगर आपको समझ आ गई, तो वो एग्जाम लगभग लगाओ आप आधी सीढ़ी पार कर चुके हो। किसी भी इंसान को, भाई शादी जिस इंसान से करते हो, जिस लड़की से करते हो, पहले उस लड़की को समझते हो ना, या यही देखते हो, चलो ठीक है मान लिया, हाँ उसका रंग रूप देख लिया तुमने, पर जब उससे बात करते हो तभी तो पता चलता है। और जो लोग बात में ना करें, हाँ ठीक है जी करो चलो, जब तो 2-2 साल बाद डिवोर्स हो जाते हैं, पता चला कि हम जिसको जान ही नहीं पाए उसको फायदा क्या, और जो लोग जानते हैं वो चल जाते हैं, है ना। तो यूपीएससी समझो भाई, इट इज लाइक अटेंशन सीकिंग गर्लफ्रेंड। अगर इस पर ध्यान देना बंद कर दोगे ना, तो ये पीछे हट जाओगे इससे। तो दैट इज ऑल इंपोर्टेंट कि मैंने बताया एंशिएंट के अंदर। मेडिवल के अंदर मुझे पता है कि भैया मेरे मुगलों पे क्वेश्चन जरूर आएगा, मुगल्स पे क्वेश्चन आ जाता है। मुझे पता है कि इनने जो बुक लिखी है, कौन सा फरमान जारी किया, कौन सी किताब कब लिखी, अच्छा किसके टाइम पे कौन सा बाहर से फॉरेनर विजिट करने आया था, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, है ना। मुझे पता है यहां से बनने ही बनने, मुझे पता है दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन आने के चांसेस है, मैं जानता हूं उस चीज को। और मुझे पता है वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है, उसी चीज को लिंक करते हुए वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ लेगा। ये ओवरऑल 3 टॉपिक ऐसे हैं, लगभग 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 30 से 40% का कवर करते हैं ये। और 30 से 40% का मतलब समझ रहे हो, इस पे इतना ध्यान देने होते नहीं। अब क्यों मैं पागलों की तरह इसमें मूड मारूंगा फालतू में, जब मुझे पता है, क्योंकि एनडीए के एग्जाम को पास करना है, पास करने के लिए हमें फुल मार्क्स नहीं चाहिए, हमें सफिशिएंट मार्क्स चाहिए, पास करने के लिए हम वो करेंगे। अगर फुल मार्क्स के चक्कर में दौड़ोगे तो ना एनडीए के रहोगे ना अपने एग्जाम के रहोगे, अटेम्प्ट्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है। ओवरऑल आई होप इतना तो सभी को समझ आ गया होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, कि पढ़ना क्या है। अब मॉडर्न इंडिया के अंदर थोड़ा बहुत चीजें देख लेते हैं, किस तरीके से पैटर्न है। पहले इसको गायब कर दें, ये बाबा जी की बूटी है ये, ठीक है। क्या हो गया भाई, डायरेक्ट गायब नहीं हुआ क्या? अरे भाई चलो बस स्टार्ट कर रहे हैं भाई। नया नया बोर्ड चेंज करा है तुम्हारे लिए, इसलिए टाइम लग रहा है, ठीक है। तुमको सारी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए ओवरऑल। तो अभी हम अपना कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो चाहिए ऐसे, हो गया ना, ठीक है चलो। लेट्स हैव अ व्यू ऑन दैट। अब मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर क्या टॉपिक है जो हम स्टार्ट करेंगे, तो बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री में मैं कब से शुरुआत मानता हूं, कोई मुगलों के टाइम के एंडिंग वाले फेज से मानेगा, कोई किसी और टाइम से मानेगा, कोई किसी और चीज से मानेगा। भाई मैंने जो पढ़ा है, मैंने जो सीखा है, उसके हिसाब से मैं किस टाइम को मानता हूं, है ना, मैं किस टाइम को मानता हूं बेसिकली। तो वो टाइम ज्यादा जरूरी है बेसिकली। भाई जब जब मेरे देश में, जब जब मेरे देश में यानी कि आगमन हुआ है, बेसिकली एडवेंट ऑफ यूरोपियन, है ना, एडवेंट ऑफ यूरोपियन, मैं इसको मानता हूं मॉडर्न इंडिया की स्टार्टिंग। मॉडर्न इंडिया सर ऐसा क्यों, वाई मॉडर्न इंडिया में आप इसी चीज को क्यों मानते हो, किसी और चीज को क्यों नहीं मानते? भाई साहब बात ऐसी है कि मैं बात उन दिनों की कर रहा हूं जिन दिनों में मेरा भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था, है ना। माय इंडिया, है ना, मेरा प्यारा भारत
मेरी जन्मभूमि, मेरा देश क्या हुआ करता था? सोने की चिड़िया। और दुनिया में हर इंसान भारत के साथ अपने रिश्ते मजबूत करना चाहता था। भारत शुरू से बहुत एक पैसे वाला देश रहा है, स्ट्रांग रहा है चीजों को लेके, पर हम ना सेंटिमेंटल और इमोशनल ज्यादा होते हैं, इसीलिए हमारी कुछ गलतियां, छोटी मोटी गलतियां हमको एक अलग रास्ते पे ले जाती हैं। तो मैं स्टार्टिंग करना चाहूंगा उस टॉपिक से जिस टॉपिक ने मेरे इंडिया का इतिहास चेंज कर दिया, जिसने भारत को एक नया युग बना दिया, जिसने भारत के अंदर एक नई चीज ऐड कर दी। मुगलों का शासन लगभग 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 अब खत्म होता चला जाएगा और अब शुरुआत होगी मॉडर्न इंडिया की। मैं मॉडर्न इंडिया से स्टार्टिंग इसलिए कर रहा हूं, जैसे कि मैं दोबारा बता चुका हूं कि सबसे ज्यादा पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन यहीं से आते हैं। अगर आपने आज से पहले हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, अगर आपने आज से पहले एंशिएंट हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, अगर आपने आज से पहले मेडिवल नहीं पढ़ी है, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, साइंस के स्टूडेंट हो, आर्ट के स्टूडेंट हो, whatever you are, whatever you have done, I don't care about that. But if you are starting your videos from there, then this is the right and correct time. You don't need to think about anything because I have already think. मैंने पहले ही सोच लिया, तो अब तुमको सोचने की जरूरत नहीं है. Just follow the advice of your teacher and just be with me at the end of video, till the end of video. ठीक है? तो अभी एडवेंट ऑफ यूरोपियन वो टॉपिक है जब मेरे पूरे भारत का, मेरे पूरी प्यारे भारत का इतिहास चेंज करने वाला है ना? यानी कि यहां पर अलग अलग लोग आएंगे, अलग अलग चीजें आएंगी, अलग अलग चीजें होंगी, अलग अलग लोग एडमिट होंगे। मैं चाहे बात करूं पुर्तगीज की, मैं चाहे बात करूं डेन्स की, चाहे मैं बात करूं इंग्लिश की, ठीक है, और चाहे मैं बात करूं किसकी, डच की, ठीक है, ऑर्डर ऊपर आए ये नीचे, चाहे मैं बात करूं किसकी, फ्रेंच की, मैं किसी की बात करूं, हर चीज अभी पता चलेगी आपको 2 मिनट में। हर एक ऑर्डर में, हर एक चीज में इतनी बात मुझे ध्यान में रखनी है मेरे भाई, कोई भी हो, हर बंदा जब भारत में आया था, जब बंदा बाहर से भारत आ रहा था, तो वो सिर्फ एक चीज करने आ रहा था, उसको सिर्फ एक चीज मांगती थी, ध्यान से देख लो, ध्यान से, उसे चाहिए था सिर्फ ट्रेड, सिर्फ ट्रेड। क्या चाहिए था उसे? सिर्फ ट्रेड, सिर्फ वो ट्रेड करने आया था मेरे भारत में, मेरे भारत में वो सिर्फ ट्रेड करने आया था, सिर्फ ट्रेड। उसे ट्रेड के अलावा कुछ और नहीं चाहिए था, ना उसकी डिमांड थी। जो मेन डिमांड थी वो यही थी उसकी, ठीक है, द मेन डिमांड वॉज ट्रेड, व्यापार करने। तुम खुद सोचो, आज इमेजिन करो, मैं आज तुमको बोलता हूं तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा आदमी हो, जो भी सबसे बड़ा लीडर हो आज के टाइम पे, जिसने ओवरऑल सारी पावर जिसके हाथ में हो, तुम सोच के देखो कि कल को तुम्हें उसकी जगह पावर लेनी है, और कैसे लेनी है? उसको हटाकर। क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि अपने पापा के सामने तुम पापा से ये बोल दो, अरे पापा मैं नहीं मान रहा तुम्हारी बात? अगर एक तुम अच्छे लड़के हो जिसके अंदर संस्कार अच्छे हैं, तो क्या तुम अपने पिता के सामने से बोल पाओगे कि माँ के सामने? बेटा चप्पल आएगी वाईफाई की स्पीड से मम्मी की, और पापा का आएगा लठ, और पता नहीं कहां कहां से सूझोगे, पता नहीं चलेगा, है ना? तो चीजें बहुत ध्यान में रख के बोली जाती हैं। ऐसे ही भारत भी उस टाइम पे पापा हुआ करता था सबका, और भारत आज भी, ऐसी बात नहीं है पीछे है, आज भी बहुत आगे है, पर इंडिया उस टाइम पर बहुत ज्यादा एक तरीके से एक ऐसे फेज में था कि इंडिया पर लोग सोच ही नहीं सकते थे कि ऐसी कंट्री जो सोने की चिड़िया है, जिसके पास पैसा अच्छा खासा है, जिसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा खासा है, उस कंट्री पे आज मैं गुलाम भी बना सकता हूं, उस कंट्री पे आज मैं राज भी कर सकता हूं। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, चाइना और भारत लगभग लगभग साथ में, ये सब जो कॉलोनीज थी साथ में आजाद हुई। चाइना जब आजाद हुआ तो चाइना का ध्यान रहा इकोनॉमिक रिसोर्सेज पे, और भारत ने अपनी डेमोक्रेसी के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया। तो चाइना इकोनॉमिक रिसोर्सेज पर ध्यान गया, यानी कि चाइना ने डेवलपमेंट किया, और कहीं ना कहीं आज चाइना वर्ल्ड पावर के रूप में दुनिया में देखा जा रहा है। यानी कि ओवरऑल जिसके पास इकोनॉमिक पावर होगी उसके पास ऑटोमेटिकली पॉलिटिकल पावर आएगी, और जिसकी इकोनॉमिक कंडीशन और स्टेट पॉलिटिक्स दोनों ही मजबूत है, दोनों ही बहुत हैवी है, वो जियो पॉलिटिक्स में अपना स्थान स्थापित कर लेगा। और जियो पॉलिटिक्स कोई आसान चीज नहीं है। वर्ल्ड के अंदर मानो या मत मानो, आज चाइना अपना स्टैंड रखता है, चाइना की वैल्यू है, चाइना के पॉइंट्स की वैल्यू है, ये उसके किए गए काम की वजह से है ना? पर भारत में अभी एक अंडर डेवलपिंग कंट्री के रूप में दिखाया जाता है, अभी डेवलप हो रहा है, बिकॉज हमारे बहुत सारे सेंटीमेंट्स रहे हैं, बहुत सारी चीजें रही हैं। क्योंकि जिस कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी है, पैसा बहुत अच्छा खासा है, जिस कंट्री की पॉलिटिकल पावर यानी कि राजनीतिक शक्तियां बहुत अच्छी हैं, पूरे वर्ल्ड में एक जियोपॉलिटिक लेवल पे अपने आप का स्टैंड करता है, उस कंट्री की मिलिट्री भी स्ट्रांग होगी, और जहां ये तीनों चीजें स्ट्रांग है वो कंट्री ऑटोमेटिक स्ट्रांग हो जाएगा। और भारत के पास ये चीजें थी, पर भारत के एक कमी थी,
जिसकी डिफेंस में, जिसकी एसएसबी में, जिसकी एनडीए में, जिसकी सीडीएस में, जिसकी किसी भी एग्जाम में कोई जरूरत नहीं। इमोशन, ड्यू टू द इमोशन जो चीजें हैं ना वो खराब हो जाती हैं, वो बिगड़ जाती हैं, और यही चीजें हुई हैं। तो मैं यही बताने जा रहा हूं कि अगर मैं आ रहा है तो कोई दुनिया में सोच भी नहीं सकता था उस टाइम पर, बाहर से व्यापार करने आ रहा है कि मुझे भारत पर कब्जा करना है, मुझे इंडिया पर कब्जा करना है। किसी की हिम्मत ही नहीं हुई आज तक सोचने की। सोचो, अगर मैं आज तुमसे बोलूं जाओ जाके अमेरिका पे राज कर लो, तो बोलेगा भाई पागल हो रहा है क्या है? नहीं, कुछ लोगों से बोलोगे तो हाँ कर लेंगे भाई, हमको तो ये चाहिए, हमको तो वो चाहिए। वो उनके इमोशंस आ रहे हैं। जब सामने वॉर पे सिचुएशन पे बंदा खड़ा होता है ना, कारगिल की लड़ाइयों में जब वो बंदे खड़े थे ना उस पाकिस्तान के सामने, उसको आप छोटा सा बोलते हो, तो उन लोगों से पूछो कितनी जाने गई हैं, कितने शहीदों के बलिदान दिए हैं हमने, जब जाके हमें वो इतनी शहादत देने के बाद हमें वो एक अपना कारगिल का जो हमने सेक्टर थे हमने वापस लिए हैं, है ना। चाहे मैं विक्रम बत्रा की बात करूं, चाहे मैं मनोज पांडे जी की बात करूं, या मैं किसी भी एक बहुत बड़े मतलब जो भी हमारे शहीद हुए हैं उनकी बात करूं, तो आसान नहीं होता है। ऐसे ही जब वॉर सिचुएशन में जब खड़े होते हैं वहां इमोशन से काम नहीं लिया जाता, इमोशनली नहीं सोचा जाता है वहां पर, वहां प्रैक्टिकली सोचा जाता है। और प्रैक्टिकली भारत पर उस टाइम पर कब्जा कर पाना लगभग 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 नामुमकिन था, पर उसको मुमकिन बनाया जब ये लोग भारत के अंदर आए। इन्होंने भारत की सिचुएशन देखी, इन्होंने यहाँ के लोगों को पहचाना, इन्होंने बोला यार इनको तो आराम से बेवकूफ बनाया जा सकता है, ये तो अपनों के ही दुश्मन है। वो है ना डायलॉग कि हमको तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, अपनी कश्ती भी यहां डूबी जहां पानी कम था। तो ऐसे ही कुछ हमारे साथ हुआ था। पर कोई बात नहीं, इतिहास हम पढ़ते क्यों हैं? इतिहास हम इसलिए पढ़ते हैं कि जो अच्छे काम हमने किए उनको और अच्छा कर सके, और जो बुरे काम हमने किए, गलत काम किए, उनको झुठला सके, उनको खत्म कर सके इस बात। तो अब हमने अपनी गलती से सीखा, अब हम दोबारा एक वर्ल्ड पावर के रूप में उभर के आ रहे हैं, धीरे धीरे अपने आप को इंप्रूव कर रहे हैं, अपनी इकोनॉमी को इंप्रूव कर रहे हैं, और ये चीजें हो रही हैं, और जरूर जल्दी ही भारत एक वर्ल्ड पावर के रूप में आएगा। ठीक, तो ओवरऑल बाहर से लोग आ रहे हैं, व्यापार करने आ रहे हैं, और व्यापार करने के लिए अलग अलग लोग आते हैं। अब व्यापार को मैं आप जोड़ना चाहूंगा ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी कैसे? भैया एक चीज होती है जिसका नाम होता है इक्वेटर, है ना। एक बड़ी प्यारी सी लाइन होती है जिसका नाम होता है इक्वेटर, और इक्वेटर पे एक सिचुएशन बनती है जैसे बोलते हैं डोल्ड्रम। और जब आप विंड्स का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे ना, जब आप करंट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, जब हवाएं बहेंगी, तो याद रखना इक्वेटर के ऊपर भी हवाएं बह रही हैं, इक्वेटर के नीचे भी हवाएं बह रही हैं, और बीच में बड़ा शांत शांत सा माहौल है, जैसे बोलते हैं डोल्ड्रम। डोल्ड्रम का मतलब शांत शांत। ज्योग्राफी की वीडियो जब आएंगी जब उसमें सब कुछ होगा, नो वरी, आप सिर्फ बातों पर ध्यान दो भी क्या बोल रहा हूं मैं। तो वर्ल्ड में अगर ट्रेड हो रहा था, व्यापार हो रहा था, जैसे कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज करी 17 मई 1498, 17 मई 1498 एडी में, 1498 में वास्को डिगामा ने जो खोज करी वो भारत की खोज करी। भारत की खोज नहीं करी, एक्चुअली मैं इस लाइन को करेक्ट करना चाहूंगा, भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री रास्ते की खोज करी, यानी कि सी रूट। क्या नाम था बंदे का? वास्को डिगामा। जैसे कोलंबस ने अमेरिका में वेस्ट इंडीज के कुछ आइलैंड्स थे, है ना। अब वेस्ट इंडीज हुआ था, देखो चाहे कोई भी आएगा यहां पर इंडिया में अपनी कॉलोनी स्टेब्लिश करेगा तो वो ईस्ट इंडिया ईस्ट इंडिया ईस्ट इंडिया लगता है, क्योंकि अब इसका भी एक कॉन्सेप्ट है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? मैंने पढ़ाया है कि जब मैं यहां ऐसे बात कर रहा हूं ये ज्योग्राफिकल लोकेशन की, तो ओवरऑल हमारा जो भारत है ना मेरे भाई, हमारा जो भारत है वो यहां एग्जिस्ट करता है, ये, और ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो लगभग लगभग अगर मैं एक बात करूं अंदाजे के हिसाब से, भारत नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है, इंडिया इज अ पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। सही बात है। जब नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है तो इंडिया को, जो अमेरिका है वो यहां है भैया, लगभग लगभग। जब अमेरिका यहां पर है तो अमेरिका को यहां पर, अमेरिका के अंदर जो आइलैंड्स पाए गए, कोलंबस ने अमेरिका की खोज करी, छोटे 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 आइलैंड्स थे, है ना। यहां पर कुछ कुछ छोटे छोटे अपने अमेरिका के अंदर आइलैंड्स पाए गए। उन आइलैंड को कोलंबस ने बोला नहीं ये तो भारत है, भारत है, भारत है, ऐसे बोला। हम बोला अरे भारत नहीं है, वो अमेरिका है, वो दूसरी जगह है, वो दूसरी जगह है। अमेरिका को एक टाइम तक न्यू वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि तुम्हें पता है इस एरिया में देखो लगभग लगभग यूरोप हो, लगभग लगभग अफ्रीका हो, लगभग लगभग एशिया हो, ये सब आपस में मिलते जुलते हैं मेरे भाई, ये सब लोग आपस में मिलते जुलते हैं। तो यहाँ पर ट्रेड चलता था, पर अमेरिका एक अलग पार्ट था, दूरी पे था। तो इसलिए लोगों को कई टाइम तक पता ही नहीं था कि अमेरिका नाम की भी कोई चीज है या नहीं है। लोगों को नॉलेज ही नहीं थी, उस चीज की जानकारी ही नहीं थी। तो इसलिए अमेरिका को न्यू वर्ल्ड के नाम से जाना गया जब कोलंबस ने खोज करी। और ये सब किसका चक्कर था? करंट्स का, इक्वेटर का,
क्योंकि इक्वेटर को पार करने में इनसे थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, जिसकी वजह से इनके रास्ते बढ़ गए। यानी कि वास्को डिगामा निकले थे अमेरिका की खोज करने, वो पहुंच गए भारत, और कोलंबस निकले थे भारत की खोज करने, वो पहुंच गए अमेरिका। दोनों की सिचुएशंस बदल गई, चेंज हो गई, और दोनों ने आपस में जगह और दूरियां दोनों ही चेंज कर ली। अब बड़ी बात क्या है जो मैं बता रहा था कि ये इसीलिए इसको नाम दिया गया वेस्ट इंडीज, क्योंकि वेस्ट में आ रहा है, और इसको नाम दिया गया ईस्ट इंडिया। इसीलिए भारत के अंदर जितनी भी कंपनियां आएंगी उनका नाम ईस्ट इंडिया के नाम पर रखा गया। और ये क्वेश्चन ऐसे ही नहीं रखा गया, लोगों से पूछ के देख लेना जो तैयारी कर रहे हैं, जो तैयारी सिंसियरिटी के साथ और प्रैक्टिकली नहीं कर रहे हैं ना, उनसे एक बार अपने आस पड़ोस में मोहल्ले में जो दीदी और भैया उनसे पूछ के देखना, भैया ईस्ट इंडिया ही क्यों नाम रखा गया। ईस्ट इंडिया का कॉन्सेप्ट नहीं बता पाएंगे, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है ये। तो ये चीज है। अब बेसिकली इतना हो गया, ठीक है, चल रहा है, भारत बह रहा है भावनाओं में और आगे बहता जा रहा है, चलता जा रहा है। भाई इक्वेटर का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, ईस्ट इंडिया का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, हवाओं वाला चक्कर समझ आ गया। अब इक्वेटर को पार करना कितना मुश्किल होगा जब ऐसी सिचुएशन है, क्योंकि समुद्र में ना गाड़ी नहीं है, रेंज रोवर या फिर फॉर्च्यूनर नहीं है, यूं उंगली लगाओगे और यूं मोड़ते चले जाओगे। समुद्र में शिप को मोड़ने में टाइम लगता है। चीजें, पानी का बहाव अलग होता है, आप प्रकृति के खिलाफ वहां चीजें करने जा रहे हो। अब प्रकृति से वहां पर एक तरीके से प्रकृति के साथ मिलकर चलना पड़ेगा आपको। प्रकृति से ज्यादा अगेंस्ट जाओगे ना तो प्रकृति आपको खत्म कर देगी। तो समुद्र में एक अलग सिचुएशन बनती है ना, आसान नहीं है नेवी का पार्ट बनना। तो उस टाइम में इक्वेटर को पार कर पाना आसान नहीं था, और इस काम को सिर्फ वो कर सकता था जिनकी नेवी बहुत स्ट्रांग, और नेवी दो लोगों की बहुत स्ट्रांग। उस टाइम पे जो नेवी सबसे ज्यादा स्ट्रांग थी वो थी पुर्तगाल की, यानी कि पुर्तगीज की, और स्पेन की। इन दोनों की नेवी इतनी स्ट्रांग थी कि ओवरऑल ये वर्ल्ड पावर के रूप में जाने जाते थे अच्छी तरीके से। और नेवी पे स्ट्रांग हो रही, अभी आपको मैं गवर्नर्स के बारे में पढ़ाऊंगा तो वहां बताऊंगा कि कैसी कैसी ब्लू वाटर पॉलिसीज भी है, जिनके अंदर प्रॉपर तरीके से डिटेल में बताया गया है कि आगे बताऊंगा जो आएगा। सही बात है ना, हर चीज अभी थोड़ी ना बताएंगे। तो ओवरऑल इक्वेटर को पार करने वाला अगर पहला कोई इंसान हो जिसने हमें रास्ता दिखाया हो तो उस इंसान का नाम है बार्थोलोमे ड्यूज। बार्थोलोमे ड्यूज वो पहला इंसान जिसने इक्वेटर को पास किया, जिसने इक्वेटर को पार किया, ओवरऑल आगे गया, सिचुएशन देखी और हमको समझ आ गया। अब हमको रास्ता मिल गया। हाँ भैया, टॉर्च दिखा के बंदे ने रास्ता बना दिया, भूल गए कैसे भी हो हम पार कर जाएंगे। तो ऐसे ही वास्को डिगामा 1498 में 17 मई के दिन भारत में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट समझाता हूं आपको, मैं समझाता हूं, बताता हूं। आपको पता है कोर्ट में वकील जा रहे हैं, माय लॉर्ड गर्मी का टाइम हो रहा है, जून में पसीने निकल रहे हैं, पर कोट पहन रखा है ना, ब्लेजर नहीं उतरेगा। ये कौन सी प्रथा हम फॉलो कर रहे हैं पता है आपको? हम यूरोपियन कल्चर फॉलो कर रहे हैं। यूरोप ठंडी जगह है, ठंड है वहां पर, इसीलिए वहां पर ब्लैक कोट पहना जाता है। और ब्लैक कोट पहनने का नतीजा या मतलब क्या होता है बेसिकली कि वो हीट को ऑब्जर्व करता है, यानी कि शरीर को गर्म बनाए रखता है, इसीलिए पहनते हैं। और वही कल्चर आज पता है नहीं कुछ। माय लॉर्ड वकील में ये मेरा मुवक्किल है, इसके मुंह पे पसीना गिर गया, थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा होगा आपको, उसको दोबारा देख लो। ऐसी ऐसी चीजें वहां पर हो रही है ना, बहुत सारी चीजें देखनी होती है, हमें बतानी होती है। तो सेम ऐसे ये बातें आते हैं। भैया ये भी आए, जब वास्को डी गामा साहब आए मई में आए, भारत के अंदर गर्मी ठीक ठाक पड़ रही थी, तो भैया कोट वोट पहन के आए, समझे भाई भारत में बहुत ठंड होगी। पता चला वहां जाकर तो गर्मी थी यार वहां जाकर तो गर्मी थी है। कुछ लोग बोलते हैं अरे भैया वास्को डी गामा साहब कब आए? अच्छा ठंडों में आए। तो ठंडों में क्यों आए? जी कोट पहन रखा था, कोट पहन रखा था, ठंडों में क्यों आए? ये थोड़ी ना हुई है भाई, वहां तो पहनते हैं यूरोपियन कल्चर में। तो वास्को डी गामा आए, और वास्को डी गामा भारत के अंदर सबसे पहले जो आए, जिनका जहां पर कदम रखा, उस जगह का नाम था कैलीकट। अब कैलीकट को लेके पता बच्चा पेपर में क्यों कंफ्यूज होता है? कैलीकट को बच्चा बोलता है कलकत्ता। भाई कैलीकट कलकत्ता नाम चेंज कर दिया होगा? ना 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 मेरे भाई, इक्वेटर के नीचे से बंदा आ रहा है ना, अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप के पास से आ रहा है, सब बताऊंगा क्या है। तो कैलीकट में नहीं आएगा, केरला में। कलकत्ता तो दूसरी साइड में पड़ गया, कोलकाता तो उधर साइड में पड़ गया है ना, ईस्टर्न कोस्ट पे, ये तो वेस्टर्न कोस्ट पे आ रहा है। तो बेसिकली कैलीकट कलकत्ता के नाम से जाना जाता है। और कलकत्ता में मुलाकात होती है वास्को डी गामा की किंग जम्बोरिन से। किंग जम्बोरिन कौन? किंग जम्बोरिन वो
जिनको मनु विक्रमा वर्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आए बात करते हैं, वो बोलते हैं जी हमें व्यापार करना है, चलो ठीक है जी। किंग जैम्बोरिन खुश है, अच्छा व्यापार करना चाहते हो भारत से, वो भी चलो ठीक है कर लो। किंग जैम्बोरिन साहब ने बोला करो भाई, फ्री की है, आ जाओ सब आओ। तो क्या इससे पहले भारत में व्यापार नहीं होता था? अगर मैं एक लगभग एक एग्जांपल लेके चलूं, कि भाई ये मेरा यूरोप हो गया, ये मेरा अफ्रीका हो गया, या मेरा एशिया हो गया, या मेरा भारत हो गया, तो क्या इस रूट के थ्रू मेरा व्यापार नहीं होता था? होता था। पर यहां पर एक दिक्कत थी कि यहां पर उस टाइम पर एक का शासन चल रहा था, ऑटोमन एम्पायर। और ऑटोमन एम्पायर को चलाने वाला जो था ना, वो टर्की आप पढ़ते हो ना, टर्किश ऑटोमन एम्पायर। तो इन्होंने टैक्स इतना बढ़ा दिया कि कोई चीज अगर यहां से हम 8 रुपए की लेके जा रहे हैं या 4 रुपए की लेके जा रहे हैं, तो यहां जाके जाते जाते 100 से ऊपर की जा रही है। इतना टैक्स लग रहा है यहाँ पे। भाई बंदा प्रॉफिट में भी तो बेचेगा, 50-60% तो यही टैक्स देते हैं। अब इतना टैक्स देगा आदमी तो खाएगा क्या, पिएगा? इसी चीज से निकलने के लिए वास्को डी गामा साहब ने तरीका निकाला कि भाई मैं यहां से जाऊंगा ऐसे, और कैलीकट में उन्होंने एंटर करा, किंग जैम्बोरिन से मिले और सी रूट की खोज करी। और आपको पता है जब वास्को डी गामा साहब बेसिकली हर एक का अपना अपना इंटेंशन रहा है, तो मैं पहले पुर्तगीज की बात कर रहा हूं, तो भारत में सबसे पहले आने वाले पुर्तगीज थे। भारत में सबसे पहले आने वाले कौन थे? पुर्तगीज। और पुर्तगीज में भी भारत के समुद्री रास्ते की जिसने खोज करी उसका नाम वास्को डी गामा था, जो कि 17 मई 1498 में आया, जिसकी मुलाकात किंग जैम्बोरिन से हुई, जिनका नाम मनु विक्रमा वर्मा भी था। और उन्होंने जब वापस गए यहां से क्या लेकर, भाई पुर्तगीज किसका बिजनेस करने आए थे? अंग्रेज किसी और का करने आए थे, कोई और किसी और का करने आया था, पर पुर्तगीज किसका करने आए थे? पुर्तगीज बिजनेस करने आए थे मसालों का। ऐसा माना जाता है कि नॉनवेज में जब मसाले डाले जाते हैं तो नॉनवेज को हम बहुत टाइम तक के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, और मसाले डालकर नॉनवेज में अलग ही टेस्ट आता है ना, चिकन वगैरह ये जितनी भी चीजें हैं। तो इसीलिए उनको मसालों में बहुत इंटरेस्ट था और इसलिए उनको फायदा भी होता था। और आप जानकर शॉक हो जाएंगे कि जब ये लौट कर गया बंदा इसी रूट से, तो उसको 60% का फायदा हुआ। और 60% का फायदे का मतलब समझ रहे हो? आग लगा दी बंदे ने जाके, लोग घबरा गए, दूसरी कंट्री वाले सोचने लगे कि यार ये ऐसे करेगा तो हम कैसे खाएंगे, सारा तो भैया यही प्रॉफिट ले जाएगा, सब कुछ ये कमाएगा। सस्ता बेचने के बाद भी पहले के रेट से 60% ज्यादा गुना फायदा हुआ उसे, 60% गुना मोर प्रॉफिट कमाया इसने बंदे ने। और इस तरीके से शुरुआत हुई अंग्रेजों की भारत के। अब अंग्रेजन में मैं सबको इंक्लूड कर रहा हूं, सिर्फ इंग्लैंड को नहीं कर रहा हूं कुछ टाइम के लिए। इस तरीके से फॉरेनर्स ने भारत पर एंटर करना स्टार्ट किया व्यापार के रूप में। तो आज की क्लास में मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो अभी तक बताया है, जिसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं। कल से प्रॉपर क्लासेस की स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि आज ये जो कॉन्सेप्ट था, एक इंट्रोडक्शन था, मुझे एक धुन बनानी थी, तुम्हारी एक लय बनानी थी, जो मैंने बना दी। अब तुम्हें आज की वीडियो देखकर इतना तो समझ आ गया होगा कि इस वीडियो का कंटेंट किस लेवल तक जाने वाला है। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, हर रोज पढ़ेंगे, लगा के पढ़ेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे, है ना। बहुत ही जल्द मैं कंटेंट को पीडीएफ में कन्वर्ट करवा के प्रोवाइड करा दूं, जिससे कि आपको फैसिलिटी मिल जाएगी यहां पर। तो अभी प्रॉपर तरीके से बने रहो मेरे साथ। बहुत ही जल्द हम अपनी वीडियोस को कंप्लीट करेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर जाके पढ़ना, अच्छे से मन लगाकर एनालिसिस करना पेपर की, और मुझे बताना क्या सही रहा या क्या नहीं रहा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।